एवरीवन। आज जो डेट है वो 3 जून वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन। जो फ्रंट पेपर पर न्यूज़ है रिलेटेड टू द मतलब वैक्सीनाइजेशन से रिलेटेड है। सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल से बोला है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, 100% आप वैक्सीन खरीदें अगर आपको डिस्काउंट में मिल रही है तो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है, अगर आपको डिस्काउंट में मिल रही है तो आप 100% खरीदें। तो इतनी न्यूज़ है, हमारे से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो न्यू जो आईटी रूल है डज नॉट अप्लाई टू अस, गूगल ने ऐसा बोला हाई कोर्ट से। अब गूगल पे क्यों अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि गूगल एक कोई मतलब कम्युनिकेशन वाला चीज़ नहीं है, उस पर आप कुछ पुटअप नहीं कर सकते। पर वो कैसा ग्रुप है, वो एक सर्चिंग इंजन है, मतलब सर्च इंजन है जिसमें सर्च कर सकते हो, ना कि आप कोई चीज़ पुटअप कर सकते हो। तो क्या बोला है फिर हाई कोर्ट, क्या बोलेगा वो आज की न्यूज़ में देखेंगे, जो भी आज हुआ होगा कल कल आपको पता लगेगा। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है फ़िलिस्तीन से रिलेटेड। इंडिया ने अभी क्या किया, मतलब इंडिया ने अभी वोट करना था, मतलब इन द फेवर ऑफ यूएनएचसी में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है उसमें वोट करना था इन द फेवर ऑफ, पर इंडिया ने मतलब मीटिंग से ही बाहर रहा है इंडिया, ऐसा देखा गया। तो आगे इस जो एडिटोरियल आया उसको हम पढ़ेंगे। ये देखो, ये रोहतांग पास है, आपको कमेंट में बताना है रोहतांग पास एक तो हिमाचल प्रदेश में है और किस चीज़ की इसको कनेक्ट करता है रोहतांग पास। रोहतांग पास से नॉर्थ साइड में कौन सी रिवर निकलती है, रोहतांग पास से साउथ साइड में कौन सी रिवर निकलती है, आपको कमेंट में बताना है। तो मैंने आपको रोहतांग पास के बारे में बता दिया, थोड़ी लोकेशन आप याद रखोगे। क्लास 12 के एग्ज़ाम है, मतलब कि हो गए। अब देखते हैं नीट जो एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया, या फिर आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, वो चार एक साल में 4 बार होना होता है उस एग्ज़ाम को, वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होगा इन फ्यूचर, जो भी न्यूज़ में आएगा देख लेंगे। फिर सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, इसे टाटा बना रहा है, इसे 2075 ऑफ इंडिपेंडेंट डे टाइम पे से कंप्लीट करना है। और ठीक है ना, इसमें प्रधानमंत्री का घर, इसमें न्यू पार्लियामेंट हाउस और भी नॉर्थ साउथ ब्लॉक इसमें डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये पूरा डेवलपिंग के स्टेज पे चल रहा है। तो ये जो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, जो पिटीशन फाइल की गई थी मतलब एक्टिविस्ट के द्वारा, कि जो अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है, आप ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हो, नेशनल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, एक तो लैक ऑफ मनी की कमी है आपके पास, ऊपर से आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, तो उस चीज़ को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके साथ साथ और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वो भी वर्किंग पे है, तो इस प्रोजेक्ट को ही क्यों रोके हम, ये भी प्रोजेक्ट चलना चाहिए। और ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है वो मतलब कि राजपथ है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन से और कहाँ पे जाता है, इंडिया गेट के साथ सामने जो रोड है, उस रोड पे 26 जनवरी को क्या होती है, मतलब कि परेड होती है, और उसी के आसपास ही प्रोजेक्ट डेवलप चल रहा है। तो पूरा ये भी देखा जा रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे 26 जनवरी को परेड होनी है, कि उससे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाए, एटलीस्ट उस रोड के आसपास का कंप्लीट कर लिया जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने पिटीशन कैंसिल कर दी थी। अब कहाँ पे गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये करना है नहीं करना। फिर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट हुआ है, मतलब एक टुडे विनोद दुआ करके नाम है इनका, ये आपने देखोगे, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पद्मश्री इनको अवार्ड मिला है और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इन्हें। सेडिशन सेडिशन का चार्ज इनके ऊपर लगाया गया है। आर्टिकल 124A, मतलब सेक्शन 124A होता है, ये मैंने 1-2 दिन पहले न्यूज़ में एक्सप्लेन किया था, तो आज रिपीट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ मैंने 505 आईपीसी 505 जो धारा है, और एक 500 कुछ 2 धारा भी बताई थी आपको, हेट स्पीच से रिलेटेड ये जो फाइल होती हैं। तो हमारे पास हेट स्पीच की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वायलेशन है। अब सिडिशन बहुत सारे देशों में ऐसा भी इसे ख़त्म भी कर दिया गया, जैसे ब्रिटिश समय से चलता है, हमारे इंडिया में आ रहा है। इवन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसको मतलब इस लॉ को ख़त्म कर दिया, पर हमारे इंडिया में अभी तक इस लॉ का मिसयूज़ बोल लो या यूज़ बोल लो, अभी तक किया जाता है इस लॉ का। तो इनके ऊपर चार्ज लगा है, बहुत बार आप देखोगे इस चीज़ के बारे में। तो हम आगे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी। उसके बाद आती है कि मतलब केसेस कम होना स्टार्ट हो गए दिल्ली में, 576 केसेस फाइंड हुए हैं। आगे चलते हैं। 60 lakhs ऑफ पीपल अफेक्टेड ड्यू टू साइक्लोन यास। अभी मैंने ग्रुप में एक माइंड मैप शेयर किया है, उसमें साइक्लोन और ताउते, जो साइक्लोन, 2 साइक्लोन इंडिया में आया है। ताउते का नाम किसने रखा है, वो रखा है आपका म्यांमार ने, और यास का नाम रखा है ओमान ने। ठीक है ना, कैसे इनका नेम रखा जाता है, कैसे इनको मतलब बताया जाता है कि सीवियर है, कैसा साइक्लोन है, ठीक है ना। और वो मैंने एक माइंड मैप शेयर किया है, एक बार आप उसे पढ़ लेना, उससे ही रिलेटेड। अगर आपको ग्रुप का, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको टेलीग्राम के ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मतलब चाहिए कि कहाँ पे, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है यास के बारे में, इसके बारे में आगे चलते हैं। कोशिश रहती है कि कोई न्यूज़ ना छूटे, छोटी छोटी चीज़ें ना छूटे। इसमें ये साइक्लोन ताउते डैमेज असेसमेंट किया जा रहा है रिपोर्ट देख के, कि कितना ऐसे डिस्टर्ब चीज़ें हुई हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है कि एडवर्स चेंज इन फेडरलिज्म। अब इसमें चक्कर सारा क्या है, अभी आपने देखा होगा
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर किस किस के बीच में, सेंट्रल के बीच में, और डिवीजन ऑफ पावर स्टेट के बीच में, तो दोनों की डिवीजन, और इवन थर्ड स्ट्रक्चर जो रहता है हमारे लोकल गवर्नमेंट के बीच में होनी चाहिए, जो मूल रूप से सुविधा लोकल गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए है वो उसको दे देनी चाहिए, जो सेंट्रल कर सकता है वो सेंट्रल को दे देनी चाहिए, जो स्टेट के पास रहनी चाहिए वो स्टेट के पास, तो डिवीजन ऑफ पावर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म बोला जाता है कि सारी पावर नहीं है एक तरीके से, पर पावर डिवाइडेड है। ऐसा आपने शेड्यूल 7 पढ़ते हो आप, इसमें स्टेट लिस्ट आपकी सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिड्यूटरी पावर सेंट्रल के पास होती है, आपने कई बार पढ़ते हो, तो क्या फेडरलिज्म का पार्ट है। अभी क्या हो रहा है, चीज़ों को देखते हुए इसमें चीज़ों को ये बताया गया कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, चलो यूटीज तो पार्ट किसका है, सेंट्रल का ही पार्ट है, फिर भी उसकी पावर को बहुत सारा कर्व किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है पावर को, कि सेंट्रल के पास पावर होनी चाहिए डिसेंट्रलाइज, क्योंकि डिसेंट्रलाइज पावर होगी मतलब खुद बताओ, आपके गाँव के प्रधान के पास कुछ पावर है, जो आपका पंचायत का मतलब अधिकार, जो भी आपने पंचायत में चुना उसके पास पावर है, उसी तो पता है किस गांव में किस जगह कौन सी रोड खराब है, कौन सा बेसिक फैसिलिटी नहीं है आपके गांव में, उसे ही पता है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को, या सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब जितने कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें तो नहीं पता, तो वो क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर कर देता है, तो उस प्रधान के पास या उस पंचायत जो प्रेसिडेंट है पंचायत का उसके पास पावर होती है, वो ऊपर बताता है कि हाँ ये डेवलप होना चाहिए, मेरे गाँव में ये कमी है, तो वो एक डिसेंट्रलाइजेशन पावर होती है। सेंट्रलाइजेशन क्या करना कि सारी पावर अपने पास ले लेना। तो चल क्या रहा है इस आर्टिकल में, क्या बताया कि क्या कर रहा है कि एडवर्स चेंज किया जा रहा है, फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारा चेंज किया जा रहा है। आप जाके पढ़ लेना कि पार्लियामेंट मतलब कि उसमें दे रखा है, पॉलिटी की बुक में चैप्टर है, मतलब पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, सेंट्रलाइजेशन, सारों का स्ट्रक्चर है, आप जाके पढ़ लेना फेडरलिज्म क्या होता है। आप यूएस से पढ़ोगे, यूएस में फेडरलिज्म है, स्टेट का अलग है और सेंट्रल का अलग रूल है। तो यही है कि कोविड टाइम स्टार्ट हुआ, ऑन गोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, स्टेट को मतलब कि इशू है रिलेटेड टू सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल अपने पास सारी पावर रख रहा है, इवन सेंट्रल अपने के लिए कम पैसों में, स्टेट के लिए ज़्यादा पैसों में वैक्सीन चीज़ आ रही है। और ये ऐसा टाइम है आपको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस वाले टाइम में, करंट जो मतलब सिस्टम चल रहा है। पर चीज़ें क्या चल रही हैं, बहुत अलग चल रही हैं। आप स्लोगन दे रहे हो, वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट वन राशन, आर गिविंग, ये चीज़ क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने की बात चल रही है, स्टेट रेदर देन वन गवर्नेंस, कि सब चीज़ पावर कहाँ पे आ जाए, सेंट्रल के पास आ जाए। ये सारी चीज़ जो है वो इसी से रिलेटेड है। फिर मतलब कि यूनियन जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जो मूव जो यूनियन स्टेप ले रहा है उसके हिसाब से देखते हुए, अभी मैं आपको बताऊं, इलेक्शन इलेक्टेड मतलब गवर्नमेंट है, इमरजेंसी है, एजुकेशन वाज मूव टू कॉन्करेंट लिस्ट में। देखो एजुकेशन जो है ये प्री का टॉपिक है, मतलब प्री में ये लाइन डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि जो एजुकेशन और कॉन्करेंट लिस्ट में है विचार मतलब कि अंटिल देन स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, और वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब उसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अगर कोई चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में, तो सेंट्रल की क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है, ये आपको जाके पॉलिटी बुक से पढ़ना है कि अगर स्टेट का कोई लॉ है और सेंट्रल का कोई लॉ है तो कौन सा प्रिवेल कर सकता है, कौन सा खत्म हो सकता है, कैसे पावर है, तो वो भी जाके आपको किससे पढ़ना है, पॉलिटी की बुक से पढ़ना है। उसके बाद जो फेडरल रिलेशन है मतलब कि वो चेंज की गई है अभी रिसेंट टाइम में देखा गया, और सेंट्रल की जो इंक्रीज़ की गई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इंक्रीज़ किया गया, ठीक है ना। तो वो और कैसे, और भी इन्होंने एग्जाम्पल लिए, जैसे जीएसटी लेके आया, वन स्टेट वन टैक्स, ठीक है ना। उसमें क्या चीज़ है कि सेंट्रल के पास 1/3 पावर है, वोटिंग राइट्स है। अब किसी भी चीज़ को पास कराने के लिए 3/4 वोट लगते हैं, 3/4, तो 1/3 तो सेंट्रल के पास है, यानी कि कितना हो गया 1/3, 33%, और 3/4 आपको वोटिंग चाहिए, तो यानी कि 75% से अबव वोटिंग चाहिए। आप खुद लगा लो, जब 33% सेंट्रल के पास है, सारी स्टेट अगर एक साथ भी आ जाए, कोई चीज़ पास करानी, कोई टैक्स नया लाना हो, टैक्स में कंपेंसेशन बढ़ाना हो, टैक्सेशन कम करना हो, बिना सेंट्रल के तो नहीं कर सकते, क्योंकि 1/3 तो वोटिंग राइट सेंटर के पास है, तो सेंटर का सेंट्रलाइजेशन हो गया। पहले अलग अलग होता था, वैट होता था, स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता था, तो उससे क्या हुआ कि शॉर्टफॉल हो गया, जीएसटी का भी कंपेंसेशन भी नहीं दे रहे हैं। जीएसटी का प्रॉपर्ली जो कंपेंसेशन आप गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आपका नुकसान हो रहा है जीएसटी आने से कुछ स्टेट का, तो हम कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे, पर अभी क्या बोला, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये जो बीमारी आई है, तो इसके लिए हम कंपेंसेशन नहीं देंगे, शॉर्टफॉल है हमारे पास रेवेन्यू का। भाई रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, प्रोजेक्ट को आप बहुत बहुत बड़े डेवलप कर रहे हो, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, मैं चलो उस चीज़ के लिए नहीं बोलता, चलो छोड़ो उस चीज़ के लिए। एक तो ये जीएसटी का इन्होंने बोला है। दूसरा जो इशू बोलते हैं वो रिलेटेड टू बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से रिलेटेड। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पैसा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। जैसे स्पॉन्सर किया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर होती हैं। इन स्पॉन्सर में कैसा होता है कि मतलब कि सेंट्रल 60-40 या 9-10 ऐसा रेशियो रहता है पैसा देने का,
उसमें भी सेंट्रल जो अपनी स्टेट जहाँ पे अपनी गवर्नमेंट पैसा दे रहा है और स्टेट को पैसा कम दे रहा है। तो वही चीज़ है जो हेल्थ सेक्टर में मतलब खर्चा करना चाहिए 85% 82% पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो बहुत कम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इंटेंसिफाइड किया था द प्रोसेस को मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाने के। पर जो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई है वो सेंट्रलाइज करती जा रही है, पावर को अपने हाथ में लेती जा रही है। ऐसा देखा गया है कि आसाम में देखा गया, केरला में देखा गया, पंजाब में, वेस्ट बंगाल, इनके कितने अगेंस्ट रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तमिलनाडु में भी आपने देखा कि सीबीआई का यूज़ करके आईटी रेड करा दी जो स्टैलिन है उनके घर पे। तो वो क्या कर रहा है, पावर को एक तरफ अपने पास लेके आ रहा है। फिर स्टेट कैपिटल रिलेशन कैसे रहनी चाहिए, मतलब कि कोलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइज इन द वैरायटी ऑफ द रीजन ऑफ बिजनेस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इशू देखे गए हैं। फिर जैसे देखा गया जो बिजनेस मैन है उनको बढ़ाया जा रहा है आगे, जैसे योग गुरु बाबा रामदेव ने एग्जाम्पल लिया है पर आप मेंशन नहीं कर सकते। इंडी मतलब ऐसी चीज़ बोली गई है उनका बिजनेस डिक्लाइन हो रहा था प्रीवियस गवर्नमेंट ने साउथ इंडिया में, पर जैसे गवर्नमेंट आई है इनकी तो उनका बिजनेस बढ़ने लगा है। क्या चीज़ है, और भी जो इंडस्ट्रीज है उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो क्या चीज़ दिखाता है कि मतलब आप फेवर कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, आप उन्हें जीएसटी के मतलब कि रिबिट दे रहे हो, मतलब कि छूट दे रहे हो, डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को क्या शो करता है, तो आप ये नेशनलाइज मार्केट मतलब चीज़ों को सिंगल नेशनल मार्केट देना चाहते हो कि 2-3 आदमी के पास मार्केट रहे पूरा। ये सारी इन्होंने एग्जाम्पल दी है। उसके बाद आपने इन्होंने और भी चीज़ क्या बताई गई है कि लेवल ऑफ करप्शन जो मतलब है यूजेज द मतलब कि सेंट्रल एजेंसी का आप यूज़ करके इन सब चीज़ों का करप्शन आप इवन चेक करने से तो गए, पर आप क्या कर रहे हो, जो आपके अगेंस्ट बोल रहा है उसके अगेंस्ट में आप ईडी का यूज़ कर रहे हो, चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बोली हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल जो इसने बोला है कि ट्रांजिशन जो बोला है इन्होंने, मतलब कि अब जैसे जो आपके अगेंस्ट है उसमें इनकम टैक्स रेट करा दी, मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी लगा दी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए का एक्ट लगा दिया। तो इन सब चीज़ों का आप गलत उपयोग कर रहे हो। फिर आपने देखा भी होगा सिटिशन चार्ज लगा दिया लोगों के ऊपर। तो ये सब चीज़ों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया आपने पावर को चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद जो आपने एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, ये सब चीज़ पॉलिसी जो आप लेके आए वो बिना बताए कि सेंट्रल से मतलब बात करे बिना, उसका भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, आपने बात नहीं करी, डायरेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा दी। तो इन सब चीज़ों पे किया जाता है। उसके बाद गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेशन पावर का गलत यूज़ कर सकते हो, उसकी यूज़ करते हो। वन सच मतलब कि एग्जाम्पल ऑफ नीट जो पूरे इंडिया में एक एग्ज़ाम होता है, आपने वो भी चेंज किया। बहुत स्टेट मतलब साउथ की स्टेट अपोज गए उस चीज़ के। इवन गुजरात में आपने देखा होगा इसके अगेंस्ट में बातें स्टार्ट हुई। ये है फिर नेशनल लॉकडाउन जो आपने लगाया फर्स्ट वेव में, जो आपने लॉकडाउन लगाया था बिना स्टेट की डिस्कस किए, कंसल्ट किया, आपने वो लॉकडाउन लगा दिया। फिर जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ मतलब किसका, माइग्रेटिंग जो वर्कर्स हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पहले लगाते तो आप 10 दिन पहले बताते ऐसे ऐसे होगा, स्टेट के साथ बात करते तो स्पेशल ट्रेन लगा के उन्हें घर भेज सकते थे। कितने जो माइग्रेटिंग वर्कर हैं उनकी डेथ हुई, इवन वो रेलवे पे सो जा रहे थे, रेलवे पे डेथ हो रही थी उनकी ट्रेन से उसकी वजह से। फिर सोशो कल्चर फाउंडेशन, द थर्ड जो है क्रूशल चैलेंज किया है हमारे इंडिया में, सोशो कल्चर जो फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म है। ये तो चलो ठीक है, जो भी इसमें बात करेंगे तो हिंदुज़म की बात करेंगे कि जो बीजेपी प्रोपेगेंडा चलाते हैं हिंदुज़म का, ये सब चीज़ का, इन सबको दबाते क्रिश्चियन को, ये सब इसमें बात करेंगे। ये आप नहीं लिख सकते डायरेक्टली, क्योंकि वी हैव मतलब इंडिया से डाइवर्सिफाई कंट्री है, वी लिव इट टुगेदर ऑल द रिलीजन। फिर सोनार बंगला की बात की है, टू ऑल द हिंदू पास, तो इन सब चीज़ों की बात की है। फिर आपको इसमें क्या लिखना है, चीज़ अच्छी अच्छी लिखनी है। फेडरलेशन इज ऑफ्टर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द अपील टू रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर करता है आपको फिजिकल रिलेशन को अच्छा रखने के लिए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ना चाहते हो। फिर उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में चीज़ आपने डाली है तो आपके स्टेट की भी सुननी चाहिए, प्राइमरी सोर्सेज को आपको स्टेट को ही देना चाहिए, इन कम्पेयर टू कॉन्करेंट में नहीं लाना चाहिए। जो सेंट्रल और रोल ऑफ द स्टेट इज सच कोलिशन होना चाहिए। ठीक ठीक है ना। पीरियड 996 में टू 2014 तक का कुछ एग्जाम्पल है कि कल्चर हमारा कल्चर आपकी डाइवर्सिटी थी मतलब ऑफ द रीजन, मतलब अंदर रीजन के अंदर इन सब चीज़ों का ये सारी इन्होंने बात की है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल अच्छे हैं। देखो पूरा आर्टिकल तो नहीं है, आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये उन्होंने अपनी थॉट लिखी है, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कंपेंसेशन का बहुत इशू चल रहा है जीएसटी के अंदर, इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स की आपने बात की है, वन मार्केट की बात की है, तो एक तरह से मार्केट अपने पास ही लेना है। फिर गवर्नमेंट का मतलब कि इंक्रोचमेंट रहता है, मतलब कि जो इतनी चीज़ें हैं जो उनके इंस्टीट्यूशन उनका गलत जगह यूज़ करना है, इनकम टैक्स का, ईडी का, इसको मेंशन कर सकते हो। तो यही है कि सेंट्रलाइज ऑफ पावर करते जा रहे हो। फिर यूटीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हो। दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं मान सकता हूँ पुडुचेरी में मतलब कि लक्षद्वीप में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो आप सेंट्रल के पास सारी पावर है, पर दिल्ली में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी बोला जाता है। पीपल ने गवर्नमेंट चुनी है, उसके बाद भी आप उस चुनी हुई गवर्नमेंट की पावर कम कर रहे हो।
लक्षद्वीप में तो नहीं होता इलेक्शन, वहाँ पे कोई एमएलए के इलेक्शन, पर यहाँ पे चुनी हुई गवर्नमेंट है ना, उसकी पावर आप कम कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो कि जो पब्लिक ने वोट किया, दिल्ली की 2.5-3 करोड़ जनता ने वोट किया, उसकी पावर एक तरह से इनडायरेक्टली ले रहे हो। तो ये चीज़ गलत है, सेंट्रलाइज कर रहे हो गवर्नमेंट चुनने के बाद भी। अगर आपको लगता था आप अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट आपकी लेके आते हो। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अभी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं कि ठीक है ना, अब क्या ऑब्जेक्शन, जो असेसमेंट्स किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, स्टेट भी करेंगे, कैसे बच्चों को पास किया जाएगा, कि इंटरनल जो आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट हुए हैं उनके बेसिस पे आपको पास किया जाएगा, वो भी देखेंगे। आगे जो एग्ज़ाम है नीट जेई का, उनको देखा जाएगा कैसे वो कराया जाए, ठीक है ना, बच्चों को कैसे वैक्सीन दी जाए कि वो एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है ना। सिंगापुर हैड जस्ट अप्रूव mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन क्या होता है, जिसमें दो ही वैक्सीन है, एक फाइजर की, एक मॉडर्ना का, दो ही वैक्सीन जो mRNA टेक्नोलॉजी में काम करती है। इंडिया की अभी डेवलप हो रही है, अभी डेवलप नहीं हुई है। फिर क्लोज टू वैक्सीन गैप, ये आप पढ़ लेना, कई बार पढ़ा, नॉर्मल चीज़ है, कैसे आप क्लोज कर सकते हो कि वैक्सीन को मतलब एक तरह से मोर प्रिक्योर करो, वेस्टेज कम करो, ये सब चीज़ गैप कम करना। फिर रिलीफ स्कीम फॉर द चाइल्ड ऑफेंड बाय द कोविड-19 एसेंशियल, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जितनी चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्कीम्स हैं इंडिया में, वो सारी को एक साथ मर्ज करके, फिर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कि जिनके दोनों माँ बाप नहीं है, उनका सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट भी उठा रहे हैं। फिर जो उनके लिए कॉर्पस फंड बनाया गया, उसमें अगर वो 23 साल के हो जाएंगे, उन्हें 10 लाख रुपये प्रोवाइड करेंगे, ऐसे बताया गया चीज़ों के लिए। तो मैं उसके लिए सेपरेट 4-5 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल से कंप्लीट नहीं होगी, इसमें डाटा वाटा दे रखा है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। फिर ओसाका, ओसाका ने एग्जिट करता, मैंने बताया था कि फ्रेंच जो ओपन होने वाला उसमें नहीं खेली। ये थोड़ा मतलब कि डिप्रेस है यूएस ओपन के बाद से। इशू क्या है कि वही गोरे काले का जो भेद किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, बहुत उनके भी अपने अपने इशू चलते हैं। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन खेलना था इन्हें, पर इन्होंने जो वहाँ की मीडिया थी, फ्रेंच ओपन में जो मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है उसके सामने आने से मना कर दिया कि मैं सामने नहीं आऊँगी। इसके ऊपर उनके बाद फाइन लगा दीजिए 15,000 करोड़ का, फ्रेंच जो आपके टेनिस वाली होती है फ्रेंच ओपन में, जो ऑर्गेनाइजर कमेटी, उन्होंने 15,000 का इनको वो लगा दिया। तो ये एडिटोरियल यही बोल रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम है आपकी स्पीच, आपकी इम्प्रीडीमेंट की, किसी को मतलब स्पीच देने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं देना चाहता, सामने नहीं आना चाहता, वो उसका राइट है। उसके बाद अगर आप उन पर क्या लगाते हो, मतलब कि आप ऐसे फाइन लगा देते हो, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। एक होनार मतलब प्लेयर है, अपने दम पे खेली है, वर्ल्ड की सेकंड जो मतलब कि आपकी टेनिस वुमेन प्लेयर है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना, नियामी ओसाका। तो इनके पिताजी जो थे वो अमेरिकन थी, माँ शायद जो थी जापानीज़ थी, उस हिसाब से कुछ है रीज़न उनका। तो यही आपको नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीज़। जो दूसरी न्यूज़ आती है, फार रीचिंग टैक्स मेजर, यूएस पुश फॉर ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स में हेल्प इंडिया। चक्कर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको जिस बताता हूँ, चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। इसके लिए मैंने बेसिक नोट्स भी उठाए, जैसे आपके ओ ई सी डी के बारे में पढ़ेंगे, बी ई पी एस के बारे में पढ़ेंगे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें क्या है, जैसे कोई भी कंपनी है, आपने टैक्स हेवन सुना होगा सोसाइटी में, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी सुना होगा, ये सारी ट्रीटी इनसे रिलेटेड। जैसे कोई यूएस की कंपनी है, ठीक है ना, वो इंडिया में बिजनेस करती है, वो बोला मैं यूएस की नहीं है, वो कंपनी यूएस की नहीं, कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, ठीक है ना, फेसबुक है जैसे, उसे कोई कंपनी बनानी है, इंडिया में बिजनेस करवाना है, तो कैसे करते हैं, मॉरिशियस में या फिर कैरेबियन आइलैंड्स के जो छोटी छोटी वो है, उनके साथ हमने एक ट्रीटी साइन की हुई है, कौन सी, डबल टैक्स अवॉइडेंस। अगर आपने मॉरिशियस में टैक्स दे दिया, आपकी पेरेंट कंपनी मॉरिशस की, आप वहाँ पर टैक्स भर रहे हैं, तो इंडिया में आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है ना। ये सारी ट्रीटी साइन है। तो ये क्या करते हैं, अगर पैसे वहाँ पे लगता है 5% टैक्स, इंडिया में लगता है 10% टैक्स, तो ये क्या करते हैं, ये 5% आसान होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस बना देते हैं, अब पेरेंट कंपनी बोल देते हैं ये मॉरिशस की। फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से इंडिया में लेके आते हैं अपनी सारी कंपनी, मतलब चीज़ों को इंडिया के अंदर लेके आएंगे, इन्फ्यूज़ कर देंगे। ये बोल देंगे टैक्स तो हम इस कंट्री में दे रहे हैं, मॉरिशस में इसके अंदर दे रहे हैं, सिंगापुर में दे रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे टैक्स की चोरी करेंगे। पर असल में कंपनी कहाँ की थी, ये यूएस की, पर वो तो नहीं पता, उसने तो एक दूसरी कंपनी बना के इन्फ्यूज़ किया इंडिया के अंदर, यहाँ से टैक्स चोरी, उसे क्या बोलते हैं, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्टिंग कैसे, यहाँ 5% देना देना पड़ रहा है, या फिर 2% देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 10 या 20% है, तो प्रॉफिट शिफ्टिंग हो गया। इस सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये OECD का प्रोग्राम है जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है, डबल टैक्स अवॉइडेंस। तो ये क्या है, यूएस ने बोला है कि जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है उसके एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, कि ये है कि मतलब 15% यहाँ पे लगेगा, 15% यहीं पे लगेगा। तो मे बी इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो चोरी करती हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। तो इंडिया के पास देखो कहाँ से आता है, FDI जो फ्लो इनफ्लो होता है,
वो कहाँ से आता है इंडिया के पास? मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसमें दिखाऊंगा आपको। देखो सबसे ज़्यादा प्राइमरली हमारे सिंगापुर से आता है। अब सिंगापुर इतना सा देश है, अगर मैं दिल्ली उससे बड़ा बता दूंगा आपको, वहाँ से प्राइमरी एफडीआई आता है। मॉरिशियस जिसके पास अपने पास कुछ नहीं है, वहाँ से हमारे पास एफडीआई इनफ्लो आ रहा है। उसके बाद यूएस, नीदरलैंड और यूके है। चलो इन तीनों को तो मैं मान सकता हूँ, नीदरलैंड को भी नहीं मान सकता, यूके और यूएस को तो मान सकता हूँ, पर मॉरिशियस, सिंगापुर, सिंगापुर को भी छोड़ो, मॉरिशियस के सेकंड नंबर पे आता है। तो वो क्या है, वो सब डबल टैक्स अवॉइडेंस का ही काम है कि ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, अब यूएस पुश कर रहा है कि ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, एक तरह से ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए सब कंट्री के अंदर। कॉर्पोरेट कौन होगी? बड़ी बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, कॉर्पोरेट जो हो गया, तो वही है कि कॉर्पोरेट टैक्स होगा। तो वो है कि पूरे वर्ल्ड में 15% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो उसके बाद भी जो अलग अलग कंट्री है उनके पास ऑप्शन होता है कि -+5 आप कर सकते हो, जितना पूरे स्टैंडर्ड सेट है। तो इस सब चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है इंडिया को। तो यही सारी चीज़ें पूरी तरह से प्रॉपर ये लागू हो जाएंगी, फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फिर न्यूज़ में आएंगी। पर हमारे बेसिक टर्म क्या है प्री के लिए पढ़ने के लिए, इसे आप मेंशन कर सकते हो, किसके अंदर मेंशन कर सकते हो, इसको आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। ऐसे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। इससे हम बचा सकते हैं अपने प्रॉफिट शिफ्टिंग को, मतलब कि बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग जो करते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस जो मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ों का, हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप मेंस में अप्लाई कर सकते हो। पर प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओईसीडी क्या है, बीईपीएस क्या है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, ये किसके टॉपिक है? ये टॉपिक है आपके मेंस के। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने, जो हम नोट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम के ग्रुप में। ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है। अब ओईसीडी है क्या? ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी से बोलते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप है और इंटर गवर्नमेंटल, मतलब ये बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट आके एक साथ बैठ के उन्होंने ग्रुप बनाया। तो ये है, फाउंड कब हुआ था? 1961 में फाउंड हुआ था। 1971 में बांग्लादेश से बाद वार हुई थी हमारी, उससे 10 साल पहले इसे फाउंड किया गया था। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए? वर्ल्ड ट्रेड को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड को, इकोनॉमिक प्रोग्राम को। अब इसमें है क्या, इसकी 60 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे 2021 में, तो 60 साल पुराना एक ग्रुप है, आपको ऐसे याद रखना। ओईसीडी रिलीज है, मतलब कि एक तरह से रिलीज करता है एक रिसर्च एनालिसिस, कि एक रिसर्च करता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं वर्ल्ड इकोनॉमी टू 260 में कैसी होगी वर्ल्ड इकोनॉमी, एक सिनेरियो फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी 260। तो किसकी है ये? एक लॉन्ग व्यू प्लान है, इसका रिसर्च एनालिसिस है, ये ओईसीडी का प्लान है। ठीक है, इट इज़ अ रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड डिक्लाइन फ्रॉम 3.5% इन 2020 टू 2%, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो इतनी नीचे चली जाएगी रियल। तो रियल और नॉमिनल जीडीपी मैंने एक बार बताया था, फिर कभी बता दूंगा, आज रिपीट नहीं करूंगा। 2060 में इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया कंबाइन विल रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी आउटपुट। ये तीन कंट्री जो है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ये पूरे वर्ल्ड में कंबाइन पूरे वर्ल्ड की हाफ ऑफ द इकोनॉमी बना देंगे। तो ऐसा क्यों बोला है कि इतनी स्पीड से बढ़ रही है इकोनॉमी, इन चीज़ों वर्क चल रहा है, और ये हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन की बहुत सिनेरियो मेंशन करता है। आप देखना कि तीनों कंट्री किस स्टैंड पे होती है पॉपुलेशन नंबर में, या पॉपुलेशन डेंसिटी में किस नंबर पे है तीनों कंट्री। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ, सिक्स में इंडोनेशिया आ जाएगी। तो आप इन चीज़ का बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो डिमांडिंग पावर रहती है सोसाइटी की, कंजप्शन जो चीज़ खाते पीते हैं उसकी पावर बहुत होती है हमारे इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें, और ये कोई फैक्ट नहीं होता, ये डिमांड ऑफ टाइम होती है। कोई गवर्नमेंट का काम तो रहता ही है, पर पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर गवर्नमेंट, 60 साल में इमेज बनी है, 7 साल में इमेज नहीं बनी इंडिया की, इतनी स्पीड से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कि अबाउट ओईसीडी, अब ये आता है ओईसीडी है क्या। एक तरह से ये हाई इनकम जो कंट्री है, हाई उनकी इनकम है, उनका एक समूह है, और ठीक है, जिनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। इसमें सारी डेवलप कंट्री है मोस्टली, तो इंडिया तो होने का नाम ही नहीं होता। तो ये सपोर्ट करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी को। क्यों? इनको मार्केट चाहिए डेवलप कंट्री को, तो उसको सपोर्ट करती हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी को। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मेंबर्स कंट्री को। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ये आप पढ़ लेना। ओईसीडी क्या है? एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर स्टेटस इसको प्राप्त है। इट्स रेफर टू एज ए थिंक टैंक, एक थिंक टैंक है, मॉनिटरिंग ग्रुप है। ठीक है ना, ये थिंक करता है इकोनॉमी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वही पेरिस के अंदर है। ये मत याद करो, ये सिटी का नाम है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, तो उसका पेरिस के अंदर है, बस आपको इतने याद है फ्रांस में। ओईसीडी की जो मेंबर स्टेट है कलेक्टिवली, अगर सारी जो इसके मेंबर्स हैं उनको देखिएगा, 62% जिनका ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है ना, उसके बाद 42% ग्लोबल जीडीपी है उनका।
तो आप ये याद रखो कितना तगड़ा है, यानी कि 60% के आसपास उनका नॉमिनल है, मैंने रियल नहीं बताया। फिर इंटरनेशनल डॉलर, ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए, मतलब कि आपकी गैरी खासिम डॉलर बोला जाता है उसे, खामिस डॉलर, जेरी खामिस डॉलर, जो इंटरनेशनल डॉलर ऑल्सो नोन है, ये बोला जाता है। इट हैज़ अ हाइप, मतलब कि हाइपोथेटिकल यूनिट ऑफ करेंसी दैट has the same purchasing power that US dollar has United Nation give the point of the time। मतलब ये सारी चीज़ें इतना मत याद रखो, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी ये याद रखो मेंस के लिए लिखने के लिए आ जाएगा। मोर देन 50% पूछ भी सकते हैं। हेड क्वार्टर का एक थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है यूएन का। फिर यही है कि परचेजिंग पावर जो होती है आपकी, प्रायोरिटी जो होती है, जीडीपी होता है वेरियस कंट्री, मतलब बहुत अच्छी है जिनकी कंट्रीज में है। वाइडली यूज इकोनॉमी में यही दो टर्म का यूज होता है, परचेजिंग पावर, जीडीपी। परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है वो कैसे नापी जाती है कि आपके पास 2 रुपये है, इनके पास $1 है, और $1 कितने रुपये बराबर होता है, 70 रुपये के, नियर और 75 के आसपास होता है, 70 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे $1 में एक पानी की बोतल खरीद पाते हो यूएस में, और इंडिया में कितनी आ जाती है, इसमें 3 बोतल आ जाएंगी, लगभग लगभग 1 लीटर की 3 बोतल, और 3.5 लीटर पानी आ जाएगा। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पे 1 लीटर आएगा, ठीक है, ऑन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप खुद बताओ कि परचेजिंग पावर किसकी अच्छी है, वो इंडिया की अच्छी है, ज़्यादा सामान आ रहा है कम पैसे में। तो ये सारी चीज़ पीपीपी रहता है। ओईसीडी की हिस्ट्री क्या है, ये ऑरिजिनेट, मतलब कि ऑरिजिनेट 1948 में हुआ था, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन कॉपरेशन, OEC नाम था इसका, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूरोपियन, मतलब इसका नाम था, OECC नाम था, वॉज फॉर्म टू द गवर्न करना था कि यूएस फाउंडिंग जो, मतलब कि मार्शल प्लान्स है, मतलब कि पोस्ट वार, मतलब कि रिकन्स्ट्रक्शन करने के कॉन्टिनेंट के, यही सारी चीज़ थी। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन पे बना था ये स्टार्टिंग में, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंटल हेल्पिंग यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए था। ये सारी चीज़ थी कि यूरोपियन का फ्री ट्रेड एरिया बने, इस्टेब्लिश करना। और 1961 में इसको क्या बना दिया गया, वैन यूएस कनाडा इसमें ज्वाइन हुआ। देखो यूरोप से तो बाहर चले गए मैटर, यूएस में चला गया, नॉर्थ अमेरिका में, और कनाडा में चला गया, तो उसमें क्या बना था 1961 में, OECD बन गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर बनाना, फ्री ट्रेड करना, ठीक है, एक्सपेंशन करना वर्ल्ड ट्रेड को, उसी चीज़ पे काम करें। डेवलपिंग कंट्री मार्केट चाहिए, वो डेवलपिंग कंट्री मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों पे ये काम करते हैं। अब ये क्या पब्लिश करता है कि मॉडल टैक्स मतलब कि कन्वेंशन कैसी रहनी चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबल कैसा होना चाहिए पब्लिक इकोनॉमी को, रिपोर्ट्स उसकी निकालता है, बहुत सारी रिपोर्ट भी निकालता है, वो आपको पढ़नी है ये, ठीक है ना। फिर ये OECD क्या करता है, ऑल्सो मेंटेन द ब्लैक लिस्ट द नेशन कंसिडर, मतलब कि कॉर्पोरेट टैक्स का हेवन नहीं है उनके अंदर, कुछ भी टैक्स मांग रहे हैं कॉर्पोरेट वालों से, जो बाहर से बिजनेस करना है, तो उसने उनको ब्लैक लिस्ट भी कर देता है, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद बोलता है कि इन कंट्री मत जाओ। इज ऑल्सो टुक, मतलब कि एक एफर्ट लेता है कि, मतलब इरेडिकेट करता है टैक्स को, अवॉइडेंस को, बाय प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिटेबल कॉपरेशन हो G20 कंट्री के साथ। इट ऑल्सो इंक्रेज G20 कंट्री टू प्रमोट टैक्स रिफॉर्म, कि आपको टैक्स रखो, अच्छा टैक्स रखो, एक तरह से, मतलब कि ऐसा टैक्स रखो सबको अट्रैक्ट हो, सारी कंपनी उसमें काम करने के लिए है। कोई डेवलप कंट्री, कंपनी की बड़ी बड़ी है, फेसबुक है, गूगल है, ये है, वो है, काम करने चाहिए, तो अच्छा टैक्स, अगर इंडिया में अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स होगा, मतलब कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होगा, या फिर मतलब कि अच्छा टैक्स होगा, तो इनको सपोर्ट मिलेगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस वही है कि जो मेंबर इसके गवर्नमेंट है, टुगेदर शेयरिंग द एक्सपीरियंस, बैठ के बात करते हैं, चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अब कंपोजिशन क्या है, कंपोज करता है मेंबर कंट्री, उसके बाद सब स्टेंटिव कमेटीज़ होती हैं, OECD का सेक्रेटरीट है, तो ये भी चीज़ें हैं इसमें, जो जिसका सेक्रेटरीट जनरल है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंटिव कमेटी उसके अंदर होती हैं, तो साथ में बैठ करते हैं। 36 मेंबर है इसके अंदर, 36 मेंबर है, एंड मेंबर कंट्री आर ईच रिप्रेजेंटेटिव बाय डेलीगेशन होता है उनका, उससे रिप्रेजेंटेट करती है। तो इसमें ये पढ़ लेना, ये 36 कंट्री कौन कौन सी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट इंडिया इज नॉट देयर। सेकंड है, हमारे आसपास कौन सा कंट्री है, चाइना। चाइना है इसमें, चाइना इज नॉट देयर। डेवलपिंग है दोनों, डेवलपिंग स्टेटस बोलते हैं, तो वो कैसे होंगे इसके अंदर, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। अब क्या पार्टिसिपेट करना इन द वर्क ऑफ द OECD अलॉन्ग विद द EU मेंबर स्टेट, ये थोड़ा सा मैच साथ वर्क करते हैं, OECD और EU के मेंबर स्टेट है, दोनों साथ रहते हैं। वो क्यों है, क्योंकि पहले यूरोपियन था, 1948 में उसको बनाया गया था। अभी इसमें क्या है, कोलंबिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू ज्वाइन 6 अदर कंट्री के साथ, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बुल्गारिया, पेरू, रोमानिया, आपकी कैरोटा, इन सबको ज्वाइन करने की बात की गई, कंसिडर किया गया, ज्वाइन करो, अंडर द कंसिडरेशन ऑफ OECD रखा गया। अब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या रहता है, मैंने आपको बता ही दिया, मतलब तो वही है इसका, जो कंपनी होती है उनको, मतलब हेडक्वार्टर मॉरिशस में बना दो, सिंगापुर में बना दो, कम टैक्स देना पड़ता है, या 5%। फिर ये क्या करते हैं, इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीटी साइन की इंडिया की, डबल टैक्स अवॉइडेंस की, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं हम तो यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं मॉरिशस में, तो यहाँ पे देना नहीं पड़ता, तो यही क्या रहती है, प्रॉफिट शिफ्टिंग इधर उधर हो जाती है। अब ये है क्या,
कि बेस इरोजन जो प्रैक्टिस है सिंस द नेशन इज अ लॉस्ट टैक्स रिवेन्यू, इंडिया को तो हम पहुंचेगा, कंपनी तो मेनली यूएस की है पर इन्होंने दूसरी कंपनी बना के वहाँ से इन्फ्यूज़ किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर कैसे होता है कि हाउ डज जो मतलब कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग होती है, मैंने आपको बता दिया। मल्टीनेशनल कंपनी होती है, गवर्नमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये क्या करती हैं, एक देश में बना देंगे दूसरे देश में चली जाएंगे और ये शिफ्टिंग विफ्टिंग करती रहती है, जो मैंने बता दिया। हाउ इंडिया सॉल्व द प्रॉब्लम, इंडिया कैसे सॉल्व कर सकता है? इंडिया इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द BEPS प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द OECD, ठीक है। इंडिया वर्किंग ऑन अमेंडमेंट करना चाहिए इसके लॉ को, टैकल करना चाहिए प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है। उसके बाद क्या इंडिया ऑलरेडी इम्प्लीमेंट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिकन्सिडरेशन, जो BPS के प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट जो रिकन्सिडरेशन है, रिकमेंडेशन है सॉरी, उनको इम्प्लीमेंट इंडिया करेगा। जैसे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, आप बताओ किस कंट्री से किस कंट्री में क्या है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करो, इन सब चीज़ों को चेक करो, कोई पेरेंट कंपनी तो नहीं है यूएस की जो ऐसे काम चला रही है। फिर थिन कैपिटलाइजेशन करो, जो आपकी कैपिटलाइजेशन रेफर्स करता है ना कंडीशन कि कंपनी इन द फाइनेंस विद अ हाई लेवल ऑफ डेप्थ, ठीक है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखो। फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करो, थोड़ा ऊपर नीचे आप अपना भी टैक्स करो, इनकम टैक्स रूल्स को थोड़ा अमेंडमेंट करो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट करो। फिर पेरेंट बॉक्स टैक्स रिजिम बनाओ, आप एक इंट्रोड्यूस करो, इनेक्ट करो न्यू सेक्शन कि अगर आपको लगे कि पेरेंट बॉक्स टैक्स रिजिम है, आपकी पेरेंट कंपनी कहाँ है, ऐसी चीज़ों को आप चीज़ों को लेके आओ। अब बेनिफिट क्या होगा इंडिया को? देखो इंडिया में टैक्स चोरी हो रहा है, जो शिफ्टिंग कर रहे हैं आप इंडिया के अंदर, टैक्स मिलेगा इंडिया को। इंडिया का जो इंटरेस्ट इंश्योर होगा कि जो उसके ट्रीटी पार्टनर अडॉप्ट करें, मतलब BPS को एंटी मतलब अब्यूज़ मत करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, प्रॉफिट इंडिया को मिलेगा ओवरऑल वही जाके। BEPS जो प्रोजेक्ट है लॉन्च बाय OECD, तो आपको ये भी याद रखना है OECD ने लॉन्च किया है कि प्रॉब्लम जो है टैक्स अवॉइडेंस की, जो टैक्स अवॉइड कर रहे हो उस चीज़ को ओवरकम कर सके। इसके अंदर 15 एक्शन प्लान है, ये प्री के पॉइंट बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट बाय द 135 कंट्री, ये भी याद रखना है। कंट्री नाउ हैव टूल टू टैक्स कंपनी that is generating profit and value in a particular country. These tools are also reduce dispute. अगर ऐसी चीज़ होंगी डिस्प्यूट थोड़ा कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के इसमें बात की गई है। अब हम आते हैं अपने हिंदू पर, जो मैंने थोड़ा आपको हिंट भी बता दिया। उसके बाद जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड आती है कास्ट कैटेगराइजेशन ऑफ नरेगा। अभी क्या है, आपको जो मनरेगा की स्कीम है इसमें एम लगा, महात्मा गांधी नरेगा बोल देते हैं ऐसे, तो MG नरेगा बोल दो या कुछ भी बोल दो, भैया मनरेगा बोल दो। इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, अभी इसमें 100 दिन का आपको काम दिया जाता है, ठीक है ना। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, किस से आते हैं। आप अपने गांव में जाओ, अपनी पंचायत में जाके या प्रधान के यहाँ जाके इसको रजिस्टर्ड कराओ अपना नाम, मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा, आपने एम्प्लॉयमेंट तो नहीं करते, आपको फिर काम दे दिया जाएगा। अगर विद इन 15 डेज में आपको काम नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। ये कंपलसरी इसके एक्ट में दिया गया है, आपको कंपलसरी गवर्नमेंट को काम देना ही पड़ेगा, जो इस एक्ट के अंदर बनाया गया है। तो एक तरह से मैंडेटरी है, 100 दिन आपको काम मिलेगा, जो भी उन्होंने डिसाइडेड किया, 200 रुपये जो भी डिसाइड किया वो आपको मिलेंगे। और ये भी बहुत बताया जाता है कि जो आपके सिनेरियो, आपके 10-20 किलोमीटर का एरिया, उसके आसपास ही आपको काम दिया जाएगा। ये नहीं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं रहने वाला तो हूँ भैया मेरठ का, मुझे भेज दिया जाए इधर बलिया, मुझे भेज दिया जाए इधर, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी होती हैं। वो आस पास में काम मिलेगा। इवन आपका जो गवर्नमेंट के चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट डेवलप करी है, सोशल प्रोजेक्ट, जैसे कोई पॉन्ड बना रही है, कोई हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर का, या फिर कोई आपका सर्व शिक्षा अभियान का कोई स्कूल डेवलप किया जा रहा है, उसमें भी इनको यूज़ कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट ने चालू कर दिया। तो अब क्या चीज़ आ रही है इसमें, सोशल कैटेगराइजेशन किया जाएगा। अब इसमें पैसा भी ऐसे आएगा कि ऐसे गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने ST कास्ट के हिसाब से अलग पैसा, शेड्यूल्ड ट्राइब के हिसाब से अलग पैसा और अदर कास्ट के हिसाब से अलग पैसा इसमें दिया जाएगा। पर जो इसका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बजट है वो ऐसे एलोकेशन हो कि कैटेगराइजेशन किया जाए। तो आप खुद देखो क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है कि चीज़ों में कैटेगराइजेशन, डिवीज़न कर रही है पावर का। जो पेमेंट है वो इस हिसाब से दिया जाएगा, प्रोविजन ऑफ द वेज पेमेंट ऐसे इसमें दिया जाएगा। सेंड बाय द रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डायरेक्टर है धर्मवीर झा, उन्हें सब स्टेट को रिकमेंडेशन सेंड किया है कि ऐसे ऐसे किया जाए। अब देखते हैं क्या इस पर भी इशू चलेगा थोड़े दिन बैठ के। फिर जो टेनेंसी लॉ है, जो मतलब कि आप किराए वराए पे चीज़ों की चीज़ लेते हो, देते हो, फिर रहते हो, ये सब करते हो, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात की जाती है। अभी जो इसका मॉडल है इस एक्ट का, मतलब कि वो स्टेट और यूटीज़ को सेंड किया गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि जो आप लीज पे एग्रीमेंट लेते हो, डिपॉजिट करते हो, डिस्प्यूट उसमें चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों की बात है कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी इन सब चीज़ों पे जो भी आ जाएगा आपका टेनेंसी एक्ट, तो हम थोड़ा पढ़ लेंगे, आज रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक्ट है ये, थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, आ जाएगा। उसके बाद आता है कि फ़िलिस्तीन, मतलब कि जो फ़िलिस्तीन है आपका, इंडिया ने इसमें क्या किया है, इसमें बैठने से मना कर दिया, मतलब इंडिया ने वोट से उठ के चला गया।
ठीक है ना। तो स्टेशन क्या है कि मतलब चीज़ों का वोटिंग से कम करने का, तो ह्यूमन राइट जो ह्यूमन राइट काउंसिल है रिसोल्यूशन जो लेके आने वाली थी, मतलब उसमें इंडिया नहीं आया। तो इंडिया ने क्या कर दिया इसमें सेलिब्रेट, मतलब बाहर उठ के चला गया। ऑल द पीपल, उनकी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे साथ में आके बात करनी चाहिए। पर इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने इधर आके बोला इंडिया सपोर्ट करता है, बस जस्ट फिलिस्तीन कॉज कोई गलत है। पर इंडिया एक चीज़ और सपोर्ट करता है, टू नेशन सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। इंडिया बोलता है कि दोनों को साथ बैठ के बात करनी चाहिए, मैं एक ही कंट्री का फेवर नहीं करूँगा। तो इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, उसे इक्वल सोवर्निटी राइट देता है कि दोनों के पास इक्वल सोवर्निटी राइट हो। मैंने आपको बताया था, एक दिन हेडलाइन आई थी कि कैसा मॉडल करना चाहिए। जैसे इंडिया में मॉडल फॉलो करते हैं हम, आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसके बाद इन सब चीज़ का मॉडल फॉलो करना चाहिए। तो इंडिया क्या कर गया, अब हो गया, मतलब वोटिंग ऑफ द रिसोल्यूशन जो चल रहा था यूएनएचआरसी में, ठीक है ना। तो ये सारी, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा उसके बारे में आपको बताऊंगा बेसिक नोट से। टू स्टेट, इस पर पूरा आंसर राइटिंग पूछी जा सकती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसराइल के लिए, किसी भी कंट्री के डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने, कोई भी डायलॉग है बीच में बैठ के आप बात करो। रिसेंटली इनका जो एक इशू, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशू डिसीजन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है ओवर द इशू ऑफ इसराइल एंड फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, हम जो आपकी गाजा स्ट्रिप है उसके हमास ग्रुप था उनके बीच में, इसराइल के बीच में हुआ। तो फिलिस्तीन ने मतलब कि अथॉरिटी वेलकम भी किया डिसीजन को, ऑन द हैंड ऑफ इसराइल क्रिटिसाइज आईसी जो एक्शन है, उसने क्रिटिसाइज भी किया इन चीज़ों को, नहीं सोवरेनिटी इंटीग्रिटी थ्रेट पहुँचाता है हमारी, जो भी है। प्रेजेंट इसराइल और फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है मेक ए रिलेटिव लो इन आपकी इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एक तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है, इन सब चीज़ों में डेंजरस है चीज़ों के लिए, मतलब ह्यूमन के लिए डेंजरस है। जो ह्यूमन का मतलब कि उसमें चीज़ों का हो रहा है, मतलब कत्लेआम हो रहा है चीज़ों का, जीनोसाइड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो टू स्टेट सॉल्यूशन क्या बोलता है, टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब एक तरह डिकेट, मतलब सॉल्यूशन है डिकेट हैज़ बी प्राइमरी फोकस, इफेक्ट करता है टू अचीव ए पीस के तरफ ले जाने की बात करता है। सॉल्यूशन वुड इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन स्टेट अलॉन्ग साइड ऑफ इसराइल, दोनों एक तरफ से इंडिपेंडेंट रहे। टू स्टेट, टू स्टेट फॉर टू पीपल, दोनों के लिए अलग अलग स्टेट हो। इन द थ्योरी दिस वुड विन द इसराइल सिक्योरिटी, अलाउ इट टू रिटेन ए, मतलब कि जो इस आपके डेमोग्राफिक मेजोरिटी है उसको अपना मान लो, जो फिलिस्तीन मेजोरिटी है उसको उनको दे दो, ये सारी चीज़ें बात की गई है। 1947 में यूएन जो पार्टीशन हुआ था, मतलब कि प्लान बनाया गया था, ठीक है, डिकेट ऑफ मिलिट्री एक्शन के बाद जो वायलेंस हुआ था इसराइल और फिलिस्तीन के बाद, यूएन बीच में आया था। इट वॉज ओनली आफ्टर द मीडिएशन ऑफ द यूएस, ठीक है, 1991 में आपकी मेरिट पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है ना, उसके बाद टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई थी, एग्री हुए थे रिसॉल्व करने के लिए इसराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को, तो उस पर आगे बात करनी चाहिए। मेनली इसका क्या है, थोड़ा तुम पीछे हटो थोड़ा हम पीछे हटते हैं, बीच में एक मिडिल पाथ फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, वन ओनली ए टू स्टेट सॉल्यूशन हैज रियलाइज द, मतलब कि लेजिमेट नेशनल एस्पिरेंट ऑफ फिलिस्तीन एंड द इसराइल कैन बी सस्टेनेबल पीस, अगर पीस लानी है तो यही एक ऑप्शन है। अब इसके अंदर रिस्क क्या है, मतलब कि चीज़ों के अंदर कैसे कर सकते हैं, एक तो ईरानियन एंगल है थोड़ा सा, इसमें जो फैक्टर है आपको, प्रिस्ट अलॉन्ग विद इसराइल नॉर्दर्न फ्रंटियर, ये सब हिजबुल्ला ईरानियन जो टारगेट करते हैं, ठीक है ना, जो फ़िलिस्तीन को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं, एक तो वो भी है चीज़ों में। उसके बाद जो रीजनल कोल्ड वॉर है, सऊदी अरेबिया उससे बोलता रहता है, उसके बोलते रहता है, ये मिडल पाथ नहीं फॉलो होने देंगे इन सब चीज़ों में। फिर फॉर एग्जांपल जो हाउतीस रिबेलियंस है यमन के, ठीक है ना, ये भी याद रखना आपको, दीज ग्रुप्स आर एक्वायर ए ग्रेट कैपेबिलिटी, जो कि है विच कॉज ए फर्दर इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, ये भी सब वहाँ तक इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है वो सपोर्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को इंस्टेबिलिटी नहीं होने देंगे। ऑल ऑफ दीज फैक्टर, मतलब ये सारी जो फैक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए, बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद है आपका थर्ड है इंटीफाडा, ये क्या है कि फाइनल दीज कंडीशन कुड रिजल्टिंग इन द आउटब्रेक ऑफ थर्ड, मतलब इंटीफेडा, मतलब ऑर्डर पीस रेजिस्टेंस कैन बी टर्न इनटू ए एक्सट्रीम वायलेंस ग्रोस ह्यूमन राइट वायलेशन, ये सब चीज़ों पे डिवाइडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप इन द फिलिस्तीन, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो ईरानियन एंगल आ सकता है, रीजनल कोल्ड वार स्टार्ट हो चुके उस रीजन में, क्योंकि देखो पहले से लड़ाई चालू है, वो भी है एक तरह से कोल्ड वार, तो पहले से धमकी धमकी चालू है, फिर ये स्टार्ट हो सकता है, फिर लीडरशिप जो फिलिस्तीन में डिवाइड डिशन स्टार्ट हो सकता है। तो अब इन इंटीफेडा क्या है, एक इंटीफेडा इज ए टू पॉपुलर राइजिंग फिलिस्तीन इन द वेस्ट और गाजा स्ट्रिप एम टू एंडिंग द इसराइल, मतलब कि ऑक्यूपेशन थ्रू द टेरिटरी एंड क्रिएटिंग ए इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनी स्टेट, एक बना देना चाहिए, ये भी आपको याद रखना। द फर्स्ट, मतलब कि जो आपके इंतीफेडा है, बिगन इन दिसंबर 1987 एंड एंड इन द 1993
टू साइनिंग द मतलब फर्स्ट आपका ऑस्लो अकॉर्ड। ये ऑस्लो अकॉर्ड 1995 में दूसरा साइन हुआ था। उसमें क्या है कि नेगोशिएशन करना था इसराइल को फिलिस्तीन को एक साथ बैठ के। जो सेकंड जो आपका इंटिफेडा हुआ वो हुआ आपका अल अक्सा जो हुआ, जो अल अक्सा मॉस्क्यू है, ठीक है, वो हुआ सितंबर 2000 में। अब रिसेंटली दोबारा हुआ है अभी 2021 में ईद के टाइम पे। तो बहुत सारी डेथ भी पहले भी हुई इसी इशू पे, अब भी हो रही है। तो रोल ऑफ इंडिया क्या है? एक तो हिस्टोरिकल थोड़ा रोल है, हमारे लीडरशिप उनसे बहुत नेगोशिएशन करता है। इसराइल से अच्छे संबंध है, और भी देशों से अच्छे संबंध है, अरब कंट्रीज से है। विद इसराइल इंडिया शेयरिंग द स्पेशल रिलेशन विद डिफेंस में, साइंस में। आप बताना डिफेंस में हमने क्या किया है इनके साथ मिलकर, कौन सी मिसाइल डेवलप की है, साइंस टेक में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की है। तो बहुत सारे हैं। फिर आपका अब्राहम अकॉर्ड है, मतलब कि जो पॉजिटिव स्टेप हुआ है अभी रिसेंटली, जिसमें इसराइल ने और यूएई ने, बहरीन ने, सूडान ने, मोरक्को ने साथ बैठ के बातें की हैं। मतलब पहले क्या करती थी, ये सारी अरब कंट्री हैं, ये सारी मुस्लिम कंट्री हैं, ये इसराइल को मतलब अगेंस्ट रहती थी। अभी साथ में आना स्टार्ट हो गया है, यूएई साथ में आ गया है, किसके इसके साथ में आ गया, इसराइल की चीज़ों को टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए, पीस के लिए, इन सब चीज़ों की पॉजिटिव स्टेप देखे गए। कंक्लूजन क्या है? वर्ल्ड एट द लार्ज नीड टू कॉमन टुगेदर। वर्ल्ड को बहुत पास आने की ज़रूरत है, एक साथ पीसफुल सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि एक तो टाइम ऐसा चल रहा है, पेंडेमिक टाइम है। और इसराइल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए पार्टीज़ को, मतलब इशू को सॉल्व करने के लिए एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए टूवर्ड्स द इसराइल फ़लस्तीन इशू। वुड हेल्प टू मेंटेन अ फेवरेबल रिलेशन विद अरब कंट्री एज वेल एज इसराइल के साथ अलग संबंध बने। अब थोड़ा सा मैप इसमें वर्किंग है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो इसमें कैसे कैसे है। ये जो गोलन हाइट वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये हमने सीरिया से, मतलब हमने नहीं, इसराइल ने सीरिया से ये एरिया एक्वायर करा। इसके अंदर ही जो आती है, ये क्यों एक्वायर करा, इसका रीज़न क्या है? ये सी ऑफ गैलीली है, ये पानी का स्रोत देता है इस वाले रीजन को। इस वाले रीजन को पानी का स्रोत यहीं से मिलता है पूरा। अगर ये गोलन हाइट में ये चीज़ जगह है, तो इसराइल ने ये भी कैप्चर किया है कि सीरिया से किया। लड़ाई हुई थी जब 7 6 डे वॉर बोला जाता है, उस टाइम पे जीत गए थे, तो उन्होंने ये एरिया कैप्चर कर लिया था। फिर ये वेस्टर्न बैंक आता है, फिलिस्तीन का एरिया बोला जाता है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर गाजा स्ट्रिप, ये फिलिस्तीन का एरिया। अब इसमें क्या है, गाजा, इसमें हमसा ग्रुप, इसी का ग्रुप है। तो इन सब चीज़ें फाइट है। ये जेरूसलम है जहाँ पे अक्सा मॉस्क्यू है, ये भी किसने कब्जाया हुआ है, ये भी किसने कब्जाया हुआ है, ठीक है ना, किसके अंडर में आ रहा है, ये भी इसराइल के अंडर में आता है। यहाँ पे 3 धर्मों के लोग रहते हैं, क्या धार्मिक स्थल है। एक तो जूस का तो ऑलरेडी है ही, उसका क्रिश्चियन का है, और इसका मुस्लिम्स का है। तो इस बार का भी इशू है कि सभी से बोलते हैं कि हमारा है, हमारा है। थर्ड होली प्लेस आफ्टर मक्का और मदीना मुस्लिम्स के लिए। तो ये तो आपको याद रखना। देखो गोलन हाइट ऊपर, सी ऑफ गैलीली इसराइल और गोलन हाइट के बीच में, गोलन हाइट में है। फिर डेड सी है, ये भी याद रखना है। किससे टच करती है डेड सी पूरा? ये एक जॉर्डन से टच करती है, इसराइल से टच करती है, इधर आपका वेस्ट बैंक से भी टच करती है। तो ये एरिया हो गया। जब 6 डे वॉर हुई थी, तो इसराइल ने इजिप्ट से भी थोड़ा एरिया जीत लिया था, ये वाला एरिया इजिप्ट से भी जीत लिया था इसराइल ने। तो ठीक है, ये गुल्फ ऑफ अकाबा है, जिससे उसे सी का ही मिलता है, मतलब सी की जाने के लिए जगह मिलती है, कहाँ पे? रेड सी में जाने के लिए, रेड सी में। फिर वहाँ से वो अरेबियन सी में आ जाएगी, ओपन हो जाएगा। इधर वो मेडिटेरियन से टच तो करती है। और 2 बार कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन से टच करती है। तो आपको देखना है कि जॉर्डन तो कहीं ना कहीं टच ही नहीं कर रही, तो जॉर्डन नहीं करेगी। सीरिया करती है नहीं करती, आपको बनाना है। ऊपर लेबनन है, लेबनन तो करती करती है, ठीक है ना। उसके नीचे आपका इसराइल है। तो ये सारा हो गया मैप वर्किंग। फिर मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं उस पर आ जाता हूँ, अपने हिंदू के ऊपर आ जाता हूँ। हिंदू की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड टू किस चीज़ से है, वो किस चीज़ से नहीं है। फिर पेड वैक्सीन पॉलिसी, मतलब एक आरटीबीटी इरेशनल है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप पैसे ले रहे हो वैक्सीन का भी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाएगी, 50% वो प्रिक्योर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, 50% वो क्या करेंगे, वैक्सीन पेड में देंगे, पैसों में देंगे, ठीक है ना, लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपको, आपने कोई सर्वे कराया है क्या, उससे पता निकाला कि 50% लोग वैक्सीन खरीद सकते हैं या 50% नहीं खरीद सकते। आपने कुछ सर्वे कराया है? ऐसा सर्वे नहीं कराया, तो ये जो आपने स्टेप लिया है एक आर्बिट्रेरी है और इरेशनल स्टेप है। उसके बाद आप कोविन पोर्टल आपने रखा है, आप क्या करो, डिजिटल डिवाइड कर रहे हो। जो गाँव के लोग हैं, एक्सेस नहीं कर पाते चीज़ों का, आप क्या करो, उन लोगों को डिजिटल डिवाइड कर रहे हो। अब शहर के लोग तो, अब देखा आपने, कोविन खोलती है, आपको रजिस्टर्ड करने, लॉटरी सिस्टम सा हो गया कि आपको मिले या ना मिले, मिले या ना मिले। एक तो गांव के लोग वैसे फिजिकल वर्क में बिजी रहते हैं, उसके बाद वो कोविन ऐप जो आपने बना दिया, उनको जाके बोलोगे कि वैक्सीन, तो उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने जो ऐप बनाया है, एक तरह से डिजिटल डिवाइड कर दिया लोगों को, कोविन ऐप बना के। तो ये किसने बनाया? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऐप है, इसे बैक सपोर्ट करता है आपका आपका मिनिस्ट्री ऑफ, इसे आईबी से बैक सपोर्ट करता है।
वो क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो सिस्टम है ऑनलाइन को चेक कौन करता है? वो आपका ये वाला मिनिस्ट्री करती है। पर है ऐप किसका है? प्रिंसिपल ऐप किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। ये पूरी चीज़ों को नोट करता है, कैसे वैक्सीन किस हॉस्पिटल में कितनी है, कितनी वैक्सीन लग गई है, कितनी वैक्सीन बची है, कितना स्टॉक है, सब चीज़ों को ये पूरी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, आप यूज़ कर सभी यूज़ कर लेंगे, 100 करोड़ 130-30 करोड़ इस ऐप को यूज़ करेंगे, सबको पता होगा। तो यही है, कोई आपने सर्वे करा है कि 50% जनता को मतलब ज़रूरत है, पैसे लगवा सकती है, 50% नहीं लगवा सकती। तो आपने ये स्टेप लिया है, एक इरेशनल स्टेप लिया है, इरेशनल स्टेप लिया आपने, और ये आर्बिट्ररी है। फिर यूएनजी हेडेड, मतलब इंडिया टू वोट, मतलब मालदीव बोल रहा है, मालदीव का इशू है कुछ, तो उसमें बोल रहा है कि यूएनजी में इंडिया मालदीव की सपोर्ट में वोट करे, जब वोट करेगा देख लेंगे। फिर नेशनल ह्यूमन राइट जो काउंसिल, उसके चीफ नए बने हैं, उनका नाम है जो फॉर्मल जस्टिस, मतलब फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें बॉडी में 6 मेंबर शायद होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद और भी होते हैं, अभी मैं पढ़ा दूंगा इसको, कल मैं पढ़ा दूंगा, आज मैं इसके नोट्स नहीं लाया। यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को, और नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को एक साथ कल मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, वर्ल्ड की न्यूज़ आ जाएंगी। फिर ये आपका तुलसा रेस, ये मैं एक मैसे करती, इसे 100 साल हो जाएंगे, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्योंकि 100 साल हो रहा है इस रेस को। ये कुछ नहीं, ये भी अमेरिका में गोरे कालों के बीच में लड़ाई थी, रेस के ऊपर लड़ाई थी, कलर के ऊपर। ये 9 मई जून 1921 में हुई थी। तो ये था, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, अफ्री अमेरिकन थे, उनके बीच में, और जो वहाँ के गोरे लोग थे उनके बीच में हुई थी। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें, ब्लैक वॉर, वॉल स्ट्रीट, इसी से चीज़ें हैं। फिर ईरान में अभी एक जगह है, वहाँ पे आग लग गई, आपको बस नाम याद रखना है, टोंगोयन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, मतलब तेहरान में। टोंगोयन पेट्रोकेमिकल, ये कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे है? ये आपका तेहरान के अंदर है। उसके बाद आती है कि इसराइल के नए मतलब प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर तो वही है, बेंजामिन। उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का नाम है आइसैक आपका हर्जोग करके नाम, जो है बस याद रखना है, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। आगे जो न्यूज़ आएंगी वो हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम चलते हैं बेसिक नोट पे। मैं आपको एक चीज़ लास्ट बताने वाला हूँ, जो आपकी तुलसा रेस है, को 100 साल हुआ है, मे बी क्वेश्चन पूछा जाए। अभी जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कई बार बोला है कि वर्स्ट इंसिडेंट था वायलेंस का, ह्यूमन राइट वायलेशन वर्स्ट था, जो जून 1921 में हुआ था। आपको 1921 में बताना है कि जो आपका जो कांग्रेस कमेटी, उसका प्रेसिडेंट कौन था 1921 में? कमेंट में बताना, 1921 में जो आपका कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको बताना है। जो तुलसा हुई थी, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन है उनके बीच में, और जो गोरे लोग हैं उनके बीच में, स्लेव विलेव बोलते थे। बहुत सारी मूवी आपने देखी होंगी ये सब चीज़ें। एक तरह से अनऑफिशियल सेंचुरी सिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन सफरिंग फॉर्म, वो हैरेसिंग कंडीशन में थे, उनके सिविल राइट्स को करा जा रहा था, उस सब चीज़ों के बीच में वाइड स्प्रेड किलिंग हुई थी, इनमें डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी तुलसा में। टारगेटिंग किसको किया गया था? वही जो अफ्रीकन अमेरिकन उनको टारगेट किया गया था। वाइट, जो गोरे कालों के बीच में डेथ ऑफ 100 इसमें लोग मरे थे, इन सब चीज़ों की हुई थी बात। ये तुलसा क्या, एक रेस राइट से जो कमीशन है, मतलब वो फॉर्म किया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन 1997 में। देखो कितने साल बाद किया गया, कम से कम 1921 में किया गया, और इसके लिए कमीशन भी फॉर्म किया गया। कितना प्रॉब्लम हुई थी कि इन्वेस्टिगेट करो, इसने रिपोर्ट 2021 में कुछ रिपोर्ट रखी। तो ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज किया गया कि मैसेगर था, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हुई थी, सब चीज़ें। वे फॉरवर्ड किया है, वे फॉरवर्ड इट गिव द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट द पॉलिसी एक्शन डेट हैव साउथ ब्रिज द रेशियल डिस्काउंट, मतलब कि कम करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ लेके आओ। ग्रेट चैलेंज है बाइडन के सामने गवर्नमेंट में। अभी रिसेंटली चलता रहता है अमेरिका में, जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला चलता रहता है ना, वहाँ भी ऐसे चलता रहता है कि ये जो चैलेंज है कि इस सब चीज़ों के स्टेप ऐसे लिए जाए कि इन सब चीज़ों को कम किया जाए। वही सारी चीज़ें कि एड्रेस किया जाए, जो चीज़ें चल रही हैं, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब चीज़ों को कम किया जाए। कि डायरेक्ट कोई एक्शन लो या इनडायरेक्ट कोई एक्शन लो, स्मॉल माइनॉरिटीज़ को, बिजनेस को भी जो हार्म पहुँचते हैं, गोरों कालों का भेद है, उसको कम करो। ये होना चाहिए, और हर कंट्री में ऐसा होना चाहिए। इतनी ही न्यूज़ थी। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको वीडियो लाइक करी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।